हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत, एपिसोड 34। नेहा और मीरा दोनों ही थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं अपने अपने फ्लैट की तरफ। जहाँ नेहा का फ्लैट अलग था तो वो अपने फ्लैट में जाती है, लेकिन जाने से पहले वो फिर से पूछती है कि मैं कल जाऊँगी, आप पक्का नहीं चलोगे ना मेरे साथ? लेकिन मीरा ज़्यादा सोचती ही नहीं है, वो सीधा मना कर दे कि नहीं आप जाइए, मुझे नहीं जाना। और हाँ, उनका ध्यान रखना। ठीक है, फिर कोई नहीं, वहाँ से चली जाती हैं वो अपने अपने कमरों में। लेकिन मीरा की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने जैसे ही देखा था ना अनाया को, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उनके सर पे जो पट्टी थी उसे देख के उसके अंदर एक बेचैनी सी आ रही थी। कमरे में जाती है, फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करती है, बेड पे लेटी थी, सोच रही थी क्यों आप मेरी बात नहीं मानते हो? क्यों? क्या मैं आपका बुरा चाहूँगी क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन सब लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। अनाया जी, मैं बचाना चाहती थी। अगर आप एक बार मुझे बता देते कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, तो काश मैं आपको बता पाती, काश मैं आपको बचा पाती और आप इस हालत में ना होते। भगवान जी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब कुछ? क्यों? मीरा तो यहाँ परेशान थी, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ उज्जैन नगरी में थोड़ी देर के बाद ही देव और अनाया के पापा एंटर होते हैं। हाँ, उसकी मॉम अभी भी बैठी हुई थी। तभी बोलते हैं देव, अनाया तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी यार, पर मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं सच में मैं अच्छे से ही गाड़ी चला रहा था। आई डोंट नो उसका ब्रेक कैसे फेल हो गया। और तुम भी जानती हो ना कि मौसम एकदम से चेंज हो गया था। मेरी कोई गलती नहीं थी ना? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता है। कभी कभी होता है, जैन नगरी है ये, महादेव का पास है यहाँ, तो पता नहीं कैसे हो गया। तभी अनाया की माँ बोलती है, बेटा तुम मत बोलो, डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें बोलना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर पीछे से अनाया के पापा, ठीक है जितने दिन लगते हैं इसको ठीक होने में हो जाए दो, बाकी देव से बात हो गई है। देव को अनाया पसंद है और अनाया को देव तो पहले से पसंद था। तो मैंने सोचा है पिंकी जी कि 10 दिन के बाद हम इन दोनों की इंगेजमेंट कर देंगे। इंगेजमेंट 10 दिन के बाद? अनाया एकदम से बोलती, मुझे अभी नहीं करनी है शादी और ना ही कोई इंगेजमेंट। तभी अनाया के पापा बोलते, मैं तुमसे पूछ रहा नहीं हूँ, समझ आया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 10 दिन के बाद तुम्हारी देव के साथ इंगेजमेंट है। बातें तो सारी हो चुकी है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तभी अनाया की मम्मी बोलती, मेरी बेटी को सर पे चोट आई है, उसके ब्रेन में क्लॉटिंग है। हम बोल रहे हो कि 10 दिन में वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 सर्जरी और होंगी। क्या चाहते हो आप कि वो मर जाए? पिंकी जी, मैं जो भी सोच रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ अनाया की भलाई के लिए। अगर यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बेस्ट डॉक्टर नहीं मिलता है, तो देव उसे अमेरिका ले जाएगा। बेस्ट ट्रीटमेंट कराए। क्यों? क्या आप नहीं ले जा सकते हैं अपनी बेटी को? क्या आप वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते? जब उसका पति है यहाँ, तभी मैं बोलती, एक्सक्यूज़ मी पापा, आप शायद गलत बोल रहे हो। शादी होने के बाद किसी को पति या पत्नी का दर्जा दिया जाता है, उससे पहले ना कोई पति होता है और ना ही कुछ और। तो आप गलत बोल रहे हो। मेरा अब भी देव के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन तभी अनाया के पापा बोलते, लेकिन देव का तो है ना तुम्हारे साथ? मेरी देव से बात हो गई है, उसके फादर से बात हो गई है। 10 दिन बाद का मुहूर्त मैंने निकाल दिया है। 10 दिन बाद ही तुम्हारी इंगेजमेंट होगी। 10 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, तब तक कोशिश करो तुम ठीक हो जाओ, समझ आया? लेकिन अनाया फिर जाती है। तब तक देव के पास फ़ोन आता है कि वो अंकल जी, वो मैं एक्चुअली में एक फ़ोन अटेंड करके आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। फिर से बोलती है अनाया, देखिए पापा, मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं करूँगी शादी, मुझे नहीं करनी है शादी। आपको पता है मैं देव के साथ थी, यहाँ पे अपने बेटे को खोया है ना, तो मुझे देव के साथ अच्छी वाइब्स नहीं आई। उसके साथ इतनी दूर तक, इतना लंबा सफ़र, इतना अच्छा मौसम होने के बाद भी एकदम से मौसम कैसे बदल गया? क्या आप सब लोग अब भी मीरा को दोस्त दोगे? तभी वहाँ मीरा थी ही नहीं, या फिर मीरा का कोई शाया था? बताइए। मैं किसी से शादी नहीं करने वाली, किसी से भी नहीं, और यही मेरा डिसीजन है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझ रही हो तुम? तुम्हारे बाप होने के नाते तुम्हारे सारे डिसीजन मुझे लेने का हक है। सॉरी पापा, आप मेरे सारे डिसीजन बेशक ले सकते हो,
लेकिन शादी करने का डिसीजन, मैं किसके साथ रहूँगी ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। तो क्या चाहती हो? उस विधवा लड़की के साथ रहना चाहती हो? उस लड़की के साथ रहना चाहती हो जिसने तुम्हारे भाई को खा लिया? हाँ, यही चाहती हो तुम? ऐसा तो मैंने नहीं बोला। वैसे भी आपकी नज़र में वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी नज़र में वो कभी गलत नहीं थी और ना ही आगे हो सकती। उन्होंने हमेशा सिर्फ आपके सपोर्ट पे मुझे खुद से दूर किया है, हमेशा। आई फील इट कि हम दोनों इतने टाइम तक एक दूसरे से दूर रहे थे। आपको लगता है कि वो कुछ करेंगी या फिर उन्होंने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ करने की मना कर रही हूँ? तब ये नहीं मॉम बोलती, बेटा एकदम चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सर में दर्द है। मॉम मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, लेकिन इनको समझा दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है। और आपने भी अभी मुझसे कहा था ना कि मेरी शादी नहीं होगी। क्या ज़रूरत क्या है? अभी मेरी एज भी नहीं है कुछ। आई एम जस्ट ओनली 25 ईयर ओल्ड। सो व्हाट? क्या तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है? हो जाती है लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती होगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। मुझे फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि मुझे शादी नहीं करनी है और ना ही देव के साथ करनी। फ़िलहाल तो मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी। तो अनाया, तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं ज़बान दे चुका हूँ मिस्टर अग्निहोत्री को, समझ आया? और मेरी ज़बान की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो चाहे कुछ हो जाए, 10 दिन के बाद तुम्हारी इंगेजमेंट होगी और उसके कुछ टाइम बाद तुम्हारी शादी होगी और उसके कुछ टाइम बाद तुम इंडिया छोड़ दोगी। भाई साहब, इतना बड़ा प्लान! अनाया के पापा ने, अनाया की मॉम देखती रहती है। हाँ, आपने तो कहा था कि वो लेके नहीं जाएगा, उनका खुद का बिजनेस है यहाँ। अब बोल रहे थे कि भोपाल सिटी में वो रहते हैं, वो जाएगा, लेकिन बाद में जाने की बोला था। मैंने बात की अभी देव से, उसने मुझे बोला कि अंकल उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उसका बिज़नेस। अनाया भी उसकी हेल्प कर देगी। आखिर अनाया के इतने चर्चे जो है, उसके पापा ने खुद अनाया की तारीफ़ की थी। तो क्या प्रॉब्लम है अपने पति की अपने कारोबार में हेल्प करवाने की, है ना? इतना तो ये कर ही सकती है ना, मुझे कुछ नहीं करना। मामा प्लीज़ मुझे अभी फ़िलहाल के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। तभी अनाया की मॉम बोलती है कि आप चाहते क्या हो? इतनी मुश्किल से मेरी बेटी बची है और आप फिर से उसे सुना रहे हो, चिल्ला रहे हो कि चाहते क्या हो? देखिए पिंकी जी, सीधी सी बात है, ये शादी के लिए हाँ कर दे, ये इंगेजमेंट के लिए हाँ कर दे, वरना मैंने तो इसे खूब अपना डिसीजन सुना दिया है। बाकी इसकी मर्जी। वैसे भी ये हमेशा से खुद का ही तो करती आई है, खुद के बारे में ही इसने अभी तक सोचा है। क्या वो इसने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा है? उनके बारे में कभी नहीं सोचा। जो इसको पाले, इसको पोसे, इसको बचपन से लेके इतना बड़ा किया, इसकी हर ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन अभी तक इसने उनके बारे में नहीं सोचा। सोचा तो बस उस विधवा लड़की के बारे में जिसने इसके भाई को खा लिया। सोचा बस उसके बारे में, सारे समाज के सामने उससे शादी कर ली, हमारी नाक कटवा दी। और ये लड़की अब उससे एक्सपेक्ट करती है कि मैं ऐसा ना करूं। अनाया फिर बोलती, अच्छा तो आप खुद बोल रहे हो कि मैंने सारे समाज के सामने उससे शादी की, आपकी ना करवाई, तो उस अकॉर्डिंग तो मैं शादीशुदा हुई ना पापा, तो आप कैसे मेरी शादी करवा सकते हो? मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी मिस्टर अग्निहोत्री इन सब बातों को नहीं मानते, नहीं उनका बेटा देव। देव तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी शादी देव के साथ ही होगी। अनाया उठने की कोशिश करती है, उसका सर बहुत बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, एक तो इतना बोलने की वजह से, ऊपर से टेंशन की वजह से। वो बैठती है कि बहुत ज़ोर से उसके सर में दर्द होता है। उसने बोली, बेटा तुम मत बोलो ना बेटा, मैं भी आती हूँ, डॉक्टर को बुला के आती हूँ, रुकिए। उस टाइम पे अनाया की मॉम वहाँ से चले गई थी। अनाया के पापा एकदम से अनाया के पास आते, मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम इस एक्सीडेंट में मर भी जाते ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता क्या है, पिछले कितने सालों से हम अपनी इज्जत को बनाए रखे हुए हैं। अरे हम वो राठौड़ है जो अपनी इज्जत के लिए अपना सर तक कलम करवा देते हैं, और तुमने सिर्फ 2 मिनट में हमारी इज्जत को तितर बितर कर दिया, नीलाम कर दिया फरीब बाज़ार में। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे
ऐसे छोड़ दूँगा? नया बस इतना बोलते हैं, ठीक है, समझ गई मैं आपकी बातें। मुझे लगा था कि शायद मैं मेरे पापा के लिए, अपनी मॉम के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ, उससे शादी कर लूँ। मुझे लगा था कि शायद आज नहीं तो कल आप लोग समझ जाओगे कि मेरी खुशी किसी और से शादी करने में नहीं, मीरा के साथ रहने में। मुझे लगा था, लेकिन नहीं, अब मुझे कुछ नहीं लगता। और मुझे इतना समझ आ गया है कि जब आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो ना, तो मैं भी क्यों सोचूं आपके बारे में। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत जल्दी क्लियर कर दिया सब कुछ। अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा किसी भी बात से। और हाँ, सवाल इज़्ज़त का, तो पापा इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त आज जाती है ना तो कल दुगनी वापस आती है। और किस समाज के बोल रहे हो? समाज मुझे तो कभी खिलाने नहीं आया, और नहीं आपको। तो ऐसे समाज की बातों से आपको बुरा लग रहा है? वैसे रियलिटी यही है, बुरा बहुत लगता है। आई फील किस समाज के कौन से घर में ये सब कुछ नहीं हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो? सिंगल एक घर बता दीजिए जो पूरी तरीके से सभ्य है, उसकी पूरी 7 पुश्तें तक सभ्य रही हैं। जो आप खुद के बारे में सोच के चल रहे हो, आप समाज के लिए नहीं, अपने बारे में सोच रहे हो। क्योंकि आप अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे, और आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया ना, तो आप चाहते हो कि ये बेटी भी आपसे दूर चले जाए, आप अकेले रहना चाहते हो। तो मैं कौन सा आपके पास आ रही हूँ पापा? अगर आपको अकेले रहना है, आप रहिए, बेशक रहिए। मेरी बात सुनो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी थिंकिंग क्या है। और मैंने जो डिसीजन ले लिया है ना, मैं बस उसी पे अड़ूंगा, आगे भी बस वही होगा। और आपने मुझे इतना बहुत अच्छे से समझा दिया है कि चाहे एक बेटी कुछ भी कर ले, वो कभी भी एक बेटे की जगह नहीं ले सकती, उसे कभी भी वो अधिकार नहीं मिल सकते जो एक बेटे के पास होता है ना। एक बेटा, एक ये जानते हुए भी एक मांगलिक लड़की से शादी करने चला गया कि उसकी जान को खतरा है। उसने खुद से ये सब कुछ छुपाया, खुद से सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन दोस्त सिर्फ बेटी को मिला, दोस्त सिर्फ बहू को मिला। बहू तो पहले ही बोल चुकी थी कि मैं मांगलिक हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, तुम्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन बेटा नहीं माना। और अब आपने भी सिर्फ उस बहू को दोस्त दिया, और अब अपनी बेटी को। तो ये पुरुषवादी मानसिकता तो पापा पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे बदलाव हो रहा है ना इस दुनिया में, वैसे बदलाव यहाँ भी होना चाहिए। जैसे बदलाव हो रहा है ना, बेटी बेटा एक समान, तो बदलाव यहाँ भी होना चाहिए। कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं, सबको जीने का हक है। आप मेरे लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकते। आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे इतना बड़ा किया, वो आपकी चॉइस थी। आप मुझे ऐसे भी छोड़ सकते थे, वो आपकी चॉइस थी। आपकी फैमिली ने भी, आपके परिवार ने, आपके पापा ने आपको बड़ा किया। क्या वो आपसे कभी एक क्वेश्चन किए कि मैं तुम्हें पाला हूँ? वो तुम्हारा डिसीजन होता है आप लोगों का, और ये ज़िंदगी का सफ़र है, ये तय करना ही था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बच्चों के ऊपर कुछ भी थोपते। कौन माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पालता है? कोई है ऐसा जो नहीं पालता? बताइए। और जो नहीं पालता ना, उनके बच्चे खुद पल जाते हैं। तो आप भी मुझे ऐसे ही छोड़ सकते थे, लेकिन अब ये बोल के मेरे ऊपर अपना डिसीजन मत थोपिए कि मैं तुम्हें पैदा किया हूँ, मैं तुम्हें बड़ा किया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ। अगर आप मुझसे हिसाब मांगना चाहते हो ना, तो वेट कीजिए, मैं आपका हिसाब सूद समेत कर दूँगी। लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं दे पाऊँगी जो मैं अक्सर आपको दिया करती हूँ। हाँ, आपको पता है काफ़ी हद तक आपको और मेरे बीच सब कुछ ख़राब हो गया। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी, ठीक है? मैं सुनिए, तो मुझे भी आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मेरा डिसीजन है कि मैं शादी नहीं करूँगी, और अब मेरा डिसीजन यही है कि मेरी वाइफ मीरा है और वही रहेगी।
मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूँगी। अब तक सिर्फ आपने, अच्छा हाँ, आपने तो मीरा को देखा ही नहीं था। एक्चुअली पता है, मेरी वाइफ आई थी, मेरी पत्नी मीरा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका भी एक बेटा गया, लेकिन आपकी एक बेटी आपके घर में बहू लेके आई है। जी, पागलपंती वाली बातें अनाया मेरे सामने तो मत करो, समझ आया तुम्हें? ये बिना सर पैर की बातें, क्या तुम क्या चाहती क्या हो? ये प्रकृति का ये जो चक्र बनाया है, एक आदमी की शादी एक औरत से होगी, एक लड़की की शादी एक लड़के से होगी, उसके बाद एक नई संतति जन्म लेगी। तुम क्या ये चक्र ख़त्म करना चाहती हो? तुम क्या ये दुनिया ख़त्म करना चाहती हो? अगर हर कोई ऐसे शादी कर लेगा, तो अगर एक लड़की लड़की के साथ, एक लड़का लड़के के साथ चला जाएगा, तो जनरेशन कैसे बनेगी? कैसे पैदा होंगे आगे की पीढ़ियाँ? हाँ बोलो, सीरियसली पापा, सीरियसली आप ये बोल रहे हो कि जनरेशन कैसे बनेगी? कि जनरेशन बनाने के लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी है? जाके दुनिया का खा लो। अरे दुनिया बहुत दूर की बात है, इंडिया के अनाथ आश्रमों में देखो, मासूम लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो बिन माँ बाप के पढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर हम अपने संतान पैदा ना करके उन बच्चों को गोद ले लें? क्या उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा? अरे जितनी दुआएं हमें अपना बच्चा पैदा करने से मिलेंगी ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा दुआएं हमें उस बच्चे को पालने से मिलेगी जो एक अनाथ था। हमने उसे माँ बाप का दर्जा दे दिया। तो आप ये बात मुझसे मत बोलिए कि ये समाज, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी दुनिया में रखा ही क्या है, आज नहीं तो कल जाना ही होता सबको। अगर दुनिया में आया है, अगर एक पल के लिए भी इंसान कोई जिंदा रहता है ना, तो उस पल में उसे वो चीज़ देखनी चाहिए जिसे वो देख के जी जाए, जो जाने से पहले आखिरी बार उस चीज़ को फील करना चाहता है। जो शादी हुई थी ना एक मजबूरी में, आज वो शादी को मैं नाम दूंगी। और हाँ, अब तक तो सिर्फ मैंने सिर्फ घर में शादी की, एक गांव में शादी की, लेकिन मैं सारी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगी कि मीरा मेरी पत्नी है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम क्या चाहती हो कि सारे समाज, सारे शहर, सारे देश में मेरी बदनामी हो? मैं पंकज राठौड़, समझ आया? मेरा बिजनेस है दूर दूर तक। तुम क्या मुझे बर्बाद करना चाहती हो? वाह बाबा, जब मैंने आपको बोला कि ठीक है रिश्ते घर में रहने दीजिए, हमें अपना लीजिए, आपने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आपने अपनी इज्जत खुद बाहर निकाली थी। अगर आप उस दिन हमें बाहर ना निकालते और हमें एक्सेप्ट कर लेते ना, तो आज आपकी इज्जत भी घर रहती और हम लोग भी। लेकिन आपने अपनी इज्जत को सरेआम बाहर उछाला, उसमें हमारी गलती नहीं है। आपकी बेटे की बहू दर दर भटक रही है, बाहर काम कर रही है। चलो अच्छी बात है कि वो सेल्फ डिफेंड बन रही है, लेकिन उसको किस नज़रों से देखा जाता है? क्या कभी फील किया है? अरे आप कैसे फील करोगे? आप तो मर्द हो ना, आप उसी कैटेगरी में आते हो जो लोगों को इस नज़र से देखते हैं। अनाया, चिल्लाइए मत पापा, चिल्लाइए मत। मैं बस यही सोच रही हूँ कि काश आप अपनी बेटी को इस नज़ारे में देखते, क्योंकि बेटी कभी वही सफ़ेद साड़ी में होती और दुनिया उसे वैसी नज़रों से देखती, तो शायद आपको फील होता कि ऐसे रहना कितना बुरा होता है। वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ पहनती नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो ऐसे नहीं रहेगी, क्योंकि अब उन्हें समझना होगा कि उनकी पार्टनर जिंदा है। तो ये सफ़ेद चोला तो वो कभी नहीं पहनने दूँगी। तुम्हें जो करना है ना, तुम वो कर लो। एट द एंड तुम्हें शादी करनी होगी, वो भी देव के साथ। यही बोल के अनाया के पापा उस रूम से निकल जाते हैं। भाई इतनी देर में इतनी बकवास करने और सुनने के बाद अनाया का सर पूरी तरीके से फटा जा रहा था। उसके सर में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा था ना। उसकी मॉम भी नहीं थी उस रूम में, वो चिल्ला रही थी बहुत ज़ोर से, लेकिन तभी बाहर से एक नर्स आती कि क्या हुआ मैम? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बहुत ज़ोर से सर में दर्द हो रहा। दर्द तो उसके शुरू से हो रहा था, लेकिन वो
दिखाना नहीं चाहती थी अपने पापा को, इसलिए वो बस बर्दाश्त कर रही थी। और उसकी बर्दाश्त करने की भी बहुत बड़ी हद थी भाई। तभी वहाँ पे आता है डॉक्टर, चेक करता है तो बोलता है कि मैम मैंने मना किया था आपको कि इतना बात नहीं करनी है आपको, उसके बाद भी आप इतना देर तक बातें की, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। खैर मैं अभी आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। और हाँ, आपके पापा ने अभी आपको डिस्चार्ज की बोला है। हालांकि मेरा तो डिसीजन ये था कि अभी आपको डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर के घाव हैं, अभी इतना भी भरे नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी हिले उले कुछ हुआ ना तो टाँके फट जाएंगे। और दूसरी वाली बात, क्लॉटिंग है बहुत तगड़ी वाली है आपके सर में। देखिए आपकी फैमिली को मैंने बताया है, लेकिन मैं आपको बताना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर है। कल को आपके बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये घाव जब भर जाएगा ना, उसके 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद आपको सर्जरी करवानी है अगेन। कम से कम 2 या 3 सर्जरी आपकी होंगी। हाँ, उसमें इतना पेन होगा पर इतना सहन नहीं है कि आप सहन कर लोगे। आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। आप यहाँ चाहे यहाँ करवा सकते हो, आप जहाँ भी रहना चाहे भोपाल में हो जाएगा सर ये। हाँ मैम, भोपाल में हमारा हॉस्पिटल है, आप चाहो तो वहाँ भी करवा सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरा कार्ड है, आप दिखाओगे तो मैं सारी यहाँ से आपकी हिस्ट्री सेंड कर दूँगा। जी सर। इंजेक्शन लगा दिया था डॉक्टर ने। ये तभी अनाया की मॉम आती है, क्योंकि डॉक्टर और नर्स दोनों कमरे में थे, तो वो थोड़ी शॉक होती है कि क्या हुआ मेरी बेटी को। नहीं वो थोड़ा पेन हो गया था इसलिए। बैठती है अनाया की मॉम, पूछती बेटा तुम्हारे पापा? मुझे नहीं पता पापा कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मॉम सीधी सी बात है, मैं शादी वादी नहीं करने वाली। अगर वो अपने डिसीजन पे अड़ेंगे तो मैं भी अपने डिसीजन पे अड़ी हुई हूँ। या तो आप उन्हें समझा दीजिए, जब तक मैं यहाँ से चली जाऊँगी, वो भी इसी हालत में चले जाऊँगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बोल दीजिए उनसे। मैं उनसे बहस करना नहीं चाहती हूँ, बहस करने से सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं। बेटा मैं समझा दूँगी, ठीक है। इतनी बातें होने के बाद भाई, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो मीरा थी ना, उसके फ़ोन में था फ़ोटो। कहाँ छुपा रखा था, अनाया का फ़ोटो था। वो अनाया की फ़ोटो से बात कर रही थी। मुझे पता है कि आपको अभी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं नहीं आ सकती आपके पास, मैं नहीं रह सकती आपके साथ, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली है। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगी जब आप अपनी फैमिली से दूर जाने के रहो। मैं हर कोशिश करूँगी, हर संभव प्रयास करूँगी कि आप अपनी फैमिली के पास जाओ। इसलिए शायद मैंने हर बार खुद को गलत बना के हर बार मैंने यही सोचा कि आप अपनी फैमिली के पास चले जाओ, और लेकिन आप इतनी ज़िद्दी थे कि आप कभी नहीं गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने आपको खुद से दूर किया, ये सोच के कि आप अपनी फैमिली के पास वापस चले आओगे। मैंने सोचा था कि शायद उनको उनका बेटा तो खो गया और मैं उनकी बेटी भी ले आई, इसलिए मैंने सब कुछ कर दिया। हमेशा आपके साथ रूठ रही, हमेशा आपके साथ बैड बिहेव किया, ये सोच के कि आप मुझे नफरत करो, मुझे बुरा समझो, मैं चले जाओ अपनी फैमिली के पास, अपने मम्मी पापा के पास। फिर आप क्यों हो ऐसी अनाया, क्यों? आप मेरा हर कदम सह गई, आप मेरी हर दी चोट सह गई। क्यों क्यों करती हो आप ऐसा यार? रो रही थी मेरा, उसकी फ़ोटो को अपने सीने से लगा के। मुझे नहीं पता आप उस तकलीफ़ में हो, मैं आपको कैसे बिना देखे रह पाऊँगी। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे इतना इतना क्यों फ़ील हो रहा है आपके लिए। मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है आपके सर पे वो चोट देख के। मैं मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं आपके कहीं भी नहीं जाऊँगी, जबकि मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं कभी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखूँगी, कभी भी नहीं। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मीरा की सोच थी, और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। मीरा सोई नहीं थी, हाँ नया सो गई थी, क्योंकि इंजेक्शन जो लगा था उसका नशा ही इतना गहरा था कि पता ही नहीं चलता वो कब सो जाती है। यहाँ मीरा उठती है, फ्रेश होती है, उसे जाना था ना ऑफिस। आज उसके फेस पे वो सैडनेस साफ नज़र आ रही थी। वो साफ नज़र आ रहा कि वो रात भर
सोई नहीं है। इसके अलावा उसके चेहरे पे मायूसीपन हर कोई देख सकता था। सिंपल सी वही साड़ी पहन के, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती अब वो, सिंपल सी साड़ी पहन के वो निकली वहाँ से। सबसे पहले जाती है वो नेहा के रूम के बाहर, नॉक करती है। नेहा रेडी हो चुकी थी, बोलती मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। अरे मीरा जी, क्या हुआ? ऑफिस चलना था ना? हाँ वो मैं बस 2 मिनट में आई। ठीक है। खड़ी थी वहीं मीरा, सोच रही थी। तुरंत ही वहाँ नेहा वापस आ जाती कि चलो वहाँ से जाते हैं। हाँ स्कूटी थी ना मीरा नेहा की। तभी पूछती है मीरा, वो आपने फ़ोन करके पूछा था क्या वो सही है क्या अनाया? फ़ोन नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला, मैं सो गई थी। ऑफिस जाऊँगी ना तब मैं पूछ लूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम ठीक होंगे। उनकी फैमिली है ना उनके पास। अरे आप नहीं जानती उनकी फैमिली को। पता नहीं आप जानती हो या फिर आप जान के भी अनजान बन रही हो। आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आप अजीब सा बिहेव करते हो। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं है, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था छोड़ के। और रही बात तो मैं जाऊँगी ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद। भाई देखो मेरी दोस्त है, मुझे तो जाना ही है, क्योंकि मैं जितना अपनी फैमिली को प्यार नहीं करती उतना अपनी दोस्त को प्यार करती हूँ। अनाया मेरे साथ उस वक्त भी खड़ी रही है जब मेरी फैमिली ने मेरे से हाथ मोड़ लेता, मेरे से मुंह मोड़ लिया था। उनको बस पैसा पैसा चाहिए था। जब मुझे ज़रूरत थी ना एक दोस्त की, उस टाइम सिर्फ अनाया मेरा हाथ पकड़ के खड़ी थी। तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती। भाई एक एहसान नाम की चीज़ होती है, काफ़ी आसान है अनाया की। हालांकि उसकी नज़र में वो सिर्फ दोस्ती थी, एक केयर थी, लेकिन मैं कभी नहीं बोल सकती जो अनाया ने मेरे लिए किया है। मीरा भी सोच रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अनाया ने किया है ना वो तो मीरा के लिए था। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, वो बस सोच रही थी। तभी नेहा बोलती कि क्या हुआ? अब एकदम से शांत कैसे हुई? नहीं वो कुछ नहीं। हाँ मैं ऐसा करूँगी ना, मैं जाऊँगी ना, मैं वीडियो कॉल करवा दूँगी आपके वहाँ से। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में ऑफिस आ जाता है। आती है वहाँ से अनाया और मीरा अपने अपने साइड जाने के लिए। हाँ जैसे ऑफ़र मिला था स्पेशली, जो स्पेशल डिश बनानी थी, क्योंकि ऑफिस में कुछ लोग भी आने वाले थे इसलिए। तो मीरा तो बना रही थी, चाहे वो कितनी भी बिज़ी रही या कितनी भी परेशान रही, लेकिन खाने में कभी उसकी कमी नहीं होती है। टेस्ट हमेशा बेस्ट रहता है। मीरा के खाने के लिए एक लाइन है मेरे पास, खुशबू उड़े निराले, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे मीरा जी, कहते हैं खाने वाले। कैसा लगा? मीरा खाना बना रही थी, फिर से वो दो छपड़गंजो, आई मीन टू से वो दो ऑफिस बॉय आते हैं कि हेलो मीरा जी, वैसे आप दिन पर दिन तरक्की कर रहे हो। मीरा कुछ बोलती नहीं है और वो बस बकवास किए जा रहे थे। अरे बोलिए तो सही, आपके हाथों में जादू है जादू। मतलब जब से हमने आपका खाना खाना शुरू किया ना, भाई हम तो घर से खाना ही नहीं लाते, और हम दोनों की बीवियाँ तो हम दोनों को ताने दे दे के मार रहे हैं। तो हम बोल दें क्या कि ऑफिस में एक बेहद ही खूबसूरत सी हसीना आई है, बस उसके खाने में जो जादू है ना वो हमारी बीवी के हाथों के खानों में नहीं है, इसलिए शायद हम खाना नहीं लाते। लेकिन मीरा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मीरा सब कुछ सुन के भी अनदेखा कर रही है, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी वो लड़के बोले जा रहे थे। अब जब उनको फील होता है कि भाई यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तो बोलते हैं कि चले यार, ये तो पता नहीं क्या ही समझती हैं, 2-4 मतलब खाने में इतने अच्छे क्या बना लिया, ये तो खुद को पता नहीं कौन सा शेफ़ समझने लगी है। वहाँ से चले जाते वो लोग, क्योंकि मीरा का ध्यान खाने पे था और नेहा की बातों पे जो बोल रही थी। देखते ही देखते वक्त निकल रहा था, लंच आवर्स हो जाता है। नेहा आती है, मीरा भी वहीं खड़ी थी, खाना बन चुका था। वो बोलती है कि वो मैंने क्या सर से थोड़ी लीव ले ली है और सर को भी बता दिया है कि क्या हुआ है। वैसे श्रेया भी बोल रही थी जाने की, लेकिन मैंने मना कर दिया श्रेया को कि नहीं वो रहने दे, बाद में कभी मिल लेना। तो मैं जा रही हूँ और आप अपना ध्यान रखना, समझ आए? आप अभी जा रहे हो? हाँ मैंने बॉस से बोल दिया है, तो मुझे फिर अभी निकलना होगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना। और हाँ जब पहुँच जाओ तो बस कॉल करके बता देना वो ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूँगी।
ये बोल के नेहा वहाँ से निकल जाती है उज्जैन के लिए। लेकिन उज्जैन में तो कुछ और ही बवाल चल रहा था। सुबह हो चुकी थी, अनाया उठ के लेटी हुई थी, लेकिन उसके पापा का गुस्सा तो सातवें आसमान पे था। जो कल रात बात हुई थी ना अनाया और उसके पापा के बीच, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। वो बस इतना बोलते हैं अपनी वाइफ से कि आप अनाया को समझा देना, वैसे ही मेरी समाज में इतनी बदनामी करवा चुकी है, अब मेरी बात का मान रखे, मेरी नाक ना कटाए। मीरा की अनाया की मम्मी बोलती है कि देखिए वो उसका डिसीजन होगा, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। आप ज़्यादा क्लोज हो ना उसके, तो आप समझा देना। आपने गलत बोला, मैं क्लोज थी मेरे बेटे के, आप क्लोज थे अपनी बेटी के, तो आप ही जाके बात कीजिए। वो मेरी बात समझेगी नहीं सुनेगी, तो बेहतर है आप ही समझा दो। यही बोल के वो वहाँ से चले जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आखिर मीरा की फैमिली वाले, अनाया की फैमिली वाले मना लेंगे अनाया को शादी के लिए, और क्या होगा कहानी में आगे, क्या मोड़ लेगी ये कहानी। ये देखने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखनी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़ आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए कहानी है, आई नो कहानी बहुत लोगों को कहानी लगती नहीं है, वो रियल लाइफ से सोच कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। मैं भी करती हूँ ये कहानियाँ, क्योंकि जब मैं सुनाती हूँ तो मेरी आंखें बंद होती है, मैं बस अपने आसपास चीज़ों को फील करती हूँ, उसी से मेरी कहानी डेवलप होती है। मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करती हूँ पहले से। ये कहानियाँ सिर्फ मेरे चारों तरफ घूमती हैं, और ना ही मुझे मूवी देखना पसंद है। तो कोई ये सोच के भी अगर बोले कि आप मूवीज़ बहुत देखती हो, तो सीधी सी बात है कि मैं इतना मूवी तो बिल्कुल नहीं देखती हूँ। हाँ, कोई टाइम था कि मेरी दीदी मुझे स्टोरियाँ सुनाया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मूवी कम से कम 2.5 से 3 घंटे खा जाती है, तो मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता था उस टाइम पे। मेरी दीदी मूवीज़ देखती थी और 15 मिनट में वो मुझे पूरी कहानी सुना देती थी मूवी की, पूरा का पूरा। तो मुझे मूवी देखने से ज़्यादा अच्छा उनकी स्टोरी सुनना पसंद था। तो आज मैं खुद स्टोरी टेलर बन गई हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी लगेगा कि ये बस ख़त्म है सब कुछ, लेकिन कभी एक पल में इतनी खुशी आ जाएगी। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि बस पेशेंस के साथ कहानी सुनते रहिए। कहानी सुकून देगी, दुख बहुत ज़्यादा देगी, और जो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बोल दिया था। तो दिल छोटा मत कीजिएगा, और मुझे कोई ये मैसेज मत कीजिएगा कि मैम मैं कहानी नहीं सुनूंगी, आपने तो इसमें इतना दर्द भर दिया, पेन भर दिया, अब क्या होगा। तो यार देखो, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करूँगी, और वैसे भी वो कहते हैं ना, एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने से पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। तो मैं अच्छी लिसनर थी। मैंने अभी बताया कि मैं अपनी दीदी की वो 15 मिनट वाली कहानी इतनी अच्छे से सुन लेती थी, और खुद अपनी आंखें बंद करके पूरा का पूरा मूवी अज्यूम कर लेती थी। तो सोच सकते हो कि मैं कितनी अच्छी लिसनर थी। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ कहानियाँ सुनना। हाँ, किसी को मीरा का कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा, या अभी तक नहीं आया था, तो भाई सीधी सी बात है, कोई इंसान जानबूझ के किसी को इग्नोर नहीं करता है, उसकी बहुत सारी वजहें होती है। मैं चाहती तो उस टाइम पे उन कमेंट्स के जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने ये समझा कि आप लोग खुद फील करो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि आखिर मीरा का वो सब कुछ करने का वजह क्या थी। क्यों मीरा अंकित पे इतना ट्रस्ट करती थी और अनाया पे नहीं। तो उसकी वजह तो आपको शायद पता ही है, क्योंकि मीरा सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अपनी फैमिली के पास जाए अनाया, और उसके लिए चाहे वो उसे कितना भी दुख दे। मीरा के अकॉर्डिंग उसने उसका भाई छीन लिया, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, तो ये भी रीज़न था कि वो अनाया को खुद से दूर रखना चाहती थी, ताकि वो अनाया परेशान होके या जिस भी तरीके से वो बस अपनी फैमिली के पास चले जाए। वो अनाया को अपनी फैमिली से दूर नहीं करना चाहती थी, जबकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। तो ये भी एक मोस्ट ऑफ रीज़न था। बाकी आप खुद फील कर लेते हो कहानी में। और हाँ, वो जो मेरी स्टोरी है दो धड़कन वाली, बहुत सारे जो लोग हैं
भाई एक्चुअली मैं कोई मोड लेके आती हूँ स्टोरी में, कुछ ट्विस्ट ऐड करती हूँ, बहुत सारे लोगों को दुख होता है। आपको पता है, आपने कभी फील किया है कि वो स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको हर चीज़ मिल रही है? फील किया कभी? मैं करती हूँ। कई एपिसोड तो ऐसे होते हैं जिनको मैं खुद पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं 10-10 बार सुन लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बोला है मैंने। उसमें आपको हर चीज़ मिल रही है, खुशी, दुख, अपना नॉलेज बढ़ाने की चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, देखिए कहानी आगे ज़रूरी नहीं है कि किसी विलन की एंट्री से भी तभी कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन कहानी आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि हम रोज़ रोज़, अभी आप खुद ही देख लीजिए, अब मैं रोज़ रोज़ एक ही लेके आ रही हूँ मीरा का खाना बनाने का, तो कितने सारे कमेंट्स आते हैं कि आप खाना ही बनवाओगे क्या, कुछ और भी करवा दो। तो चेंज करने के लिए या लोगों को अपने इस कहानी से जोड़े रखने के लिए ट्विस्ट लाने पड़ते हैं, और उनमें से फिर कुछ मेरे लिसनर हैं उनको पसंद नहीं आता। तो अब देखिए आप, मैं इतना ही कहूँगी यार, कहानी अच्छी है। मैंने पहले भी जैसे बताया था आपको, हर सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, और हर दुख के बाद सुख तो आना ही है। और आप कहानी के माध्यम से अपनी रियल लाइफ में भी तो उसे ऐड कर सकते हो ना। क्या होता है अगर आपकी लाइफ में कुछ दुख हो जाता है तो क्या आप क्या करते हो? घर छोड़ के चले जाते हो? दुनिया छोड़ के चले जाते हो? नहीं जाते ना, फेस करते हो प्रॉब्लम्स को। तो इस स्टोरी में ऐसा क्यों कि आपको कोई फेस आता है, आप एकदम से चीज़ें भूल जाते हो? माना कि एक कहानी है, लेकिन ये कहानी भी एक रियल तरीके से ही बनती है। इसमें बहुत सारा फिक्शंस होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है, ये मैं खुद कहती हूँ। और जो मेरी दो धड़कन वाली स्टोरी है ना, उसमें ज़्यादातर रियल है, कुछ भी मतलब बहुत कम फिक्सन है, ज़्यादातर वो रियल है। जब वो कहानी ख़त्म होगी ना, तो मैं आपको बताऊँगी कि वो किसकी लाइफ से रिलेटेड है। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करती, वरना फिर मुझसे कुछ लोग कहेंगे आप ऐसे तो स्टोरी आगे बढ़ाती नहीं हो, लेकिन इतना बकवास करने के लिए आपने स्टोरी आगे बढ़ा दी। थैंक यू सो मच इतनी बकवास भी सुनने के लिए। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर किए बिना ना जाना। थैंक यू।